हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में जो है मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडोफॉर्म को डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग उसके आगे एक टॉपिक है फ्रियोन्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रियोन्स होते क्या है? तो द क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कॉल्ड फ्रियोन्स। मतलब एक या दो कार्बन के कंपाउंड जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन लगा हुआ हो, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग फ्रियोन्स बोलते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट फ्रियोन्स है उसको मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसे कार्बन और इसमें 4 फ्लोरीन लगा हुआ हो, टेट्राफ्लोरोमीथेन, इसको फ्रियोन 14 बोलते हैं। कोड लगा हुआ है सबका 14 50 वगैरह। वैसे ही एक क्लोरीन और 3 फ्लोरीन हो तो फ्रियोन 13, 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन हो फ्रियोन 12, और 3 फ्लोरीन और 1 फ्लोरीन हो तो फ्रियोन 11। इसमें से जो मोस्ट कॉमन है ना, या फ्रियोन 12 है। इसी को हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर IPAC नाम लिखोगे तो डाइफ्लोरोमीथेन। ये सारे फ्रियोन्स में जो मोस्ट कॉमन हम लोग का हुआ फ्रियोन 12, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC लोग इसको बोलते हैं। बनाया कैसे जाता है फ्रियोन 12 को? तो बहुत ही कॉमन सा मेथड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का श्वास रिएक्शन करवाओ। श्वास रिएक्शन में लोग क्या करते थे, क्लोरो या ब्रोमो अल्केन को बदलते थे फ्लोरो अल्केन में मेटल फ्लोराइड के साथ हीट करके। तो इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को जो है ना एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ हीट किया गया है। SbCl5 यहाँ कैटलिस्ट है। तो इसका 2 क्लोरीन जो है रिप्लेस कर जाएगा 2 फ्लोरीन के द्वारा, और इस CCl2F2 मतलब ये फ्रियोन 12 बन जाएगा। ऐसा उसी प्रकार से यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन 2 मोल HF से करवाओ SbCl3 कैटलिस्ट लेकर के। तो यहाँ भी वही होगा कि 2 क्लोरीन रिप्लेस कर जाएगा 2 फ्लोरीन के द्वारा, तो CCl2F2 मतलब यही फ्रियोन 12 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कॉमन मेथड्स है फ्रियोन 12 बनाने का, जो कि मोस्ट कॉमन फ्रियोन्स होता है। बात करें प्रॉपर्टीज की, तो फ्रियोन जो है मेनली फ्रियोन 12 ऑर्डरलेस नॉन टॉक्सिक गैस होता है, वाइडली यूज्ड एज कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर्स एंड AC, मतलब एयर कंडीशनर वगैरह में जो है कूलिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को प्रभावित करता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है इससे, इसलिए जो है एयर कंडीशनर वगैरह में अब जनरली इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखें DDT, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है इसको आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले DDT बनता कैसे है? तो DDT बनता है इस क्लोरल ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड जो होता है, क्लोरल का रिएक्शन करवाया जाता है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरल का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कॉन्क H2SO4, मतलब कोई भी एसिड कैटलिस्ट हम लोग को लेना है जो H+ आयन प्रोवाइड करता हो। तो कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में यदि क्लोरल का रिएक्शन करवाया जाए 2 मोल क्लोरोबेंजीन से, तो ऐसे H2O एलिमिनेट होगा, ये दोनों बेंजीन रिंग जो है जाकर के कार्बन में जुड़ जाएगा। ये कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं DDT। DDT का फुल फॉर्म देखो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं पाराडाइस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ऐसा। तो डाइक्लोरो का D, फिर डाइफिनाइल का D और ट्राइक्लोरो का T, तो हो गया DDT। DDT का फुल फॉर्म है। IUPAC नाम यदि इसका लिखोगे तो देखो यहाँ फिनाइल रिंग लगा हुआ है, इधर बाहर में एलिफेटिक चेन भी है। तो पहले भी डिस्कस किए हैं कि यदि फिनाइल रिंग और एलिफेटिक चेन रहे तो फंक्शनल ग्रुप जिसमें अटैच रहता है जनरली उसको हम लोग मेन चेन कंसीडर करते हैं। हालांकि फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग में भी लगा हुआ है, इधर बाहर भी है, लेकिन यहाँ 3 क्लोरीन एक ही कार्बन से है, इसी को हम लोग मेन चेन कंसीडर करेंगे और ये पूरा को सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है, ऐसा। अब इसमें से नंबरिंग यहां हो जाएगा 1 2। अभी जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप का है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं? तो जो कार्बन डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं 1, ये बगल वाला 2 3 4, वैसे यहाँ ये 1 2 3 4। अब नाम लिखो, तो यह दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है सेकेंड कार्बन पर है, तो हो जाएगा 2 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए 20। इसके अंदर आप देखो 4 पे क्लोरीन है, तो 4 क्लोरो, और बेंजीन को फिनाइल लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट में। उसके बाद फर्स्ट कार्बन पे 3 क्लोरीन है, तो 1 1 1
ट्राइक्लोरो, और ये 2 कार्बन का मेन चेन, तो 2 कार्बन का मेन चेन हो गया इथेन। ऐसा तो डीडीटी का फुल फॉर्म ऐसे कॉमन नेम जनरली हम लोग लिखेंगे तो पारा डैश इसलिए ना क्योंकि बेंजीन का देखो 1,4 है ना, तो 1,4 पोजीशन को हम लोग पारा बोलते हैं। तो यहाँ भी पारा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ भी पारा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो एक को पी मान लेते हैं, दूसरे को पी डैश बोल देते हैं, मतलब कि दोनों यहाँ पारा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 2 फिनाइल रिंग है, दोनों फिनाइल रिंग में 2 क्लोरीन लगा हुआ है पारा पोजीशन पे, और ट्राइक्लोरोइथेन क्योंकि 3 क्लोरीन है और 2 कार्बन का इथेन। तो डीडीटी और आईपीसी नाम बता दिए कैसे लिखे हम लोग, 2,2,20 4 क्लोरोफिनाइल। ये 4 क्लोरोफिनाइल टोटल 2 है इसलिए 20, मतलब एक यहाँ और दोनों सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है इसलिए 2,2,20, और 1 कार्बन पे 3 क्लोरीन है तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन का मेन है तो इथेन। अब बात करें हम लोग डीडीटी के प्रॉपर्टीज की, तो डीडीटी जो है थोड़ा कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका इस्तेमाल जनरली इंसेक्टिसाइड कीटनाशक के रूप में किया जाता है, और सबसे ज्यादा कि मेनली जो है पर्टिकुलरली इफेक्टिव है एनोफिलस मॉस्किटो जिससे मलेरिया होता है उसको किल करने में मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डीडीटी का, और वह ड्रॉबैक क्या है कि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब अपघटित नहीं होता है, एनवायरमेंट में वैसे ही रह जाता है, एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता है इसका, और फिर यह लिविंग बीइंग के लिए जो है बहुत डेंजरस होता है। इसलिए डीडीटी का जो इस्तेमाल है बैन है बहुत सारे कंट्रीज में, लेकिन डीडीटी जो है बहुत ही चीप, सस्ता लेकिन पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। लॉस है कि लिविंग बीइंग के लिए जो है डेंजरस होता है, लेकिन चूंकि सस्ता भी है और बहुत पावरफुल इंसेक्टिसाइड भी है, तो गरीब देशों में जैसे इंडिया में जो है इसका इस्तेमाल अभी भी बैन नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में जो है इसको बैन करके रखा गया है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कवर किया, फ्रियोन्स और डीडीटी को। डीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेज वगैरह एग्जाम में आता है, या फिर मेनली डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है कि डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाओ, या फ्रियोन्स इधर कॉमन ही हो गया। तो इस तरह से चैप्टर जो है ना यहाँ हिंट कर जाता है थ्योरेटिकल बेसिस से। अब हम लोग जो है इसमें आगे थोड़ा सा देखेंगे कंपाउंड में किस प्रकार का हैलोजन प्रेजेंट रहता है, उसका आइडेंटिफिकेशन। तो अब जो हम लोग है ना ऑर्गेनिक हेलाइड्स का कुछ आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। देखो ऑर्गेनिक हेलाइड्स में बहुत सारे आते हैं, अल्काइल हेलाइड है, बेंजाइल हेलाइड है, फिर एराइल हेलाइड है मतलब हेलोइरिन, विनाइल हेलाइड है। तो किस प्रकार के ऑर्गेनिक हेलाइड है ना, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जामिनेशन में आता है। तो उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए कुछ टेस्ट जो है मैंने लिख करके रखा है। सबसे पहला सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक हेलाइड दिया हुआ है उसको एक्वस KOH में डिसॉल्व करो। डिसॉल्व करने के बाद उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड उसको एसिडिफाई करने के लिए, एसिडिफिकेशन, क्योंकि जो ऑर्गेनिक हेलाइड है ना उसको आप बेस में डिसॉल्व किए हो, तो फिर उसमें एसिड मिला करके जो सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिडिफिकेशन कर दिए इसका लोग। उसके बाद उसमें मिलाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। क्या बताया मैंने कि ऑर्गेनिक हेलाइड है उसमें आप एक्वस KOH मिलाओ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, फिर उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिलाओ न्यूट्रलाइजेशन या एसिडिफिकेशन के लिए, और फाइनली इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिला दो। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलाने के बाद यदि प्रिसिपिटेशन होता है, प्रिसिपिटेशन करने का मतलब जैसे मान लो कि KOH में ऑर्गेनिक हेलाइड डिसॉल्व किए, डिसॉल्व हो गया, क्लियर सॉल्यूशन बन गया, फिर इसमें डाइल्यूट HNO3 मिलाए, वो भी सॉल्यूशन ही रहा, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट मिलाए। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे तो देखोगे कि जो बीकर रहता है ना उसका बॉटम में कुछ पार्टिकल नीचे बैठने लगेगा, तो वह पार्टिकल नीचे यदि बैठ रहा है उसको लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं, और वही हो गया प्रिसिपिटेशन। तो यदि प्रिसिपिटेशन हुआ तो वह बतलाएगा कि जो ऑर्गेनिक हेलाइड है वह या तो अल्काइल है, या तो बेंजाइल है, या फिर एराइल है। और यदि प्रिसिपिटेशन नहीं हुआ, मतलब जैसे शुरू में स्टार्टिंग में सॉल्यूशन था वैसे ही सिल्वर नाइट्रेट मिलाने के बाद रहा, प्रिसिपिटेशन नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो हेलाइड दिया हुआ है वह या तो एराइल हेलाइड है या फिर विनाइल हेलाइड है। एग्जांपल देखो मैंने यहां लिखा है कि बेंजाइल क्लोराइड, ये जो है सो बेंजाइल हेलाइड हुआ, तो इसमें प्रिसिपिटेशन होगा, इस सारा रिएजेंट को मिलाओगे तो व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा सिल्वर क्लोराइड का। लेकिन वही क्लोरोबेंजीन लेते हो तो क्लोरोबेंजीन तो एराइल हेलाइड है,
इस केस में प्रिसिपिटेशन नहीं होगा। अब कि यह प्रिसिपिटेट जो बनता है किस चीज का रहता है, और आखिर इस सब में प्रिसिपिटेशन हो रहा है और इसमें प्रिसिपिटेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है जरा उसको देखो। मेनली होता क्या है ना कि कोई भी ऑर्गेनिक हैलाइड लोगे, जैसे कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो होता क्या है कि जब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलाओगे ना तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और इसमें नाइट्रेट आयन जाकर के जुड़ेगा। ऐसा मैंने कार्बन और नाइट्रेट का जो है इसमें जाकर के बॉन्ड बनेगा। अब इसमें क्या होगा कि यहां से जो हाइड्रोजन हटा, तो हाइड्रोजन में जनरली हम लोग क्लोरो लेते हैं, ब्रोमो आयोडो भी ले सकते हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली क्लोरो। तो यहाँ लिए थे सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ क्लोरीन हैलाइड लिए हो, इसमें क्या होगा कि अभी जो AgCl बनेगा, यहां से निकला Cl, इसका बचा Ag, तो ये जो AgCl बनता है ना, यह वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और जाहिर सी बात है कि जब सॉल्युबल नहीं होगा तो नीचे प्रिसिपिटेट बन करके बैठ जाएगा। तो जो प्रिसिपिटेट रहता है वह सिल्वर क्लोराइड का रहता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वह इनसॉल्युबल मटेरियल है। इसके पहले जो लिए हो क्लोरो इथेन है या फिर जो भी आप लिए हो वो सब सॉल्युबल है KOH वगैरह में, लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड बनेगा यह रिएक्शन मीडियम में इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए यह प्रिसिपिटेट बन जाता है। अब बात है कि जो प्रिसिपिटेट बन रहा है AgCl का बन रहा है, और इस Cl कहां से आया, तो इस ऑर्गेनिक हैलाइड से, और ऑर्गेनिक हैलाइड से Cl कैसे आया, तो इस बॉन्ड का ब्रेक करने से। जब तक कि बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा Cl बाहर नहीं होगा, जब तक Cl बाहर नहीं होगा तब तक इसका प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। तो जिस कंपाउंड से यह Cl आसानी से फर्निश हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उसका प्रिसिपिटेट बनेगा, और जिस कंपाउंड से यह Cl बाहर नहीं निकलेगा, मतलब यह बॉन्ड नहीं टूटेगा, उसका प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। तो यदि आप अल्काइल या बेंजाइल या फिर एलाइड हैलाइड लेते हो ना, तो उसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। जैसे यहां तो मैंने एग्जांपल लिया, उसी को देखो, ये बेंजाइल हैलाइड है CH2Cl, और एक आप इधर डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन लिए हो, ऐसा। तो इस क्लोरोबेंजीन के बारे में मैंने क्या बताया है कि जो एराइल हैलाइड होता है ना, तो ये हाइड्रोजन पर लोन पेयर होने के चलते इसका रेजोनेंस होता है, ऐसा। और जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा कि जो बेंजीन का कार्बन है और क्लोरीन इसके बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस तरह से ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इसमें। और जब ये कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, तो अब डबल बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, और जब आसानी से नहीं टूटेगा तो क्लोरीन यहां से फर्निश नहीं होगा, और जब क्लोरीन फर्निश नहीं होगा तो प्रिसिपिटेट भी नहीं बनेगा। यही चीज विनाइल हैलाइड में है, मतलब यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, तो वह कभी प्रिसिपिटेट नहीं देगा, क्योंकि रेजोनेंस तो यहां भी होने वाला है, ऐसा। तो यहां भी देखो ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और क्लोरीन के बीच। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन के चलते जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए क्लोरीन का यहां से फर्निश होना मुश्किल और प्रिसिपिटेट नहीं बन रहा है। लेकिन वही आप बेंजाइल क्लोराइड लेते हो तो देखो इसमें रेजोनेंस नहीं होना, क्योंकि रेजोनेंस तब होता है जब डायरेक्ट डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ ऐसे रेजोनेंस करोगे तो नहीं होगा बॉन्ड का शिफ्टिंग। तो इसमें कहने का मतलब कि ये जो बॉन्ड है ना प्योर सिंगल बॉन्ड है, और प्योर सिंगल बॉन्ड है तो आसानी से टूट जाएगा, क्लोरीन फर्निश होगा, तो फिर AgCl का प्रिसिपिटेट भी बन जाएगा। और एक बात और यहाँ से देख सकते हो कि यदि Cl हट करके कार्बोकेटायन बनेगा तो बेंजाइल कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है कि आसानी से Cl यहाँ से बाहर होगा। तो ये दोनों के केस में, एराइल और विनाइल के केस में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है रेजोनेंस के चलते, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ से फर्निश नहीं होगा, तो प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। लेकिन ये सब लोग अल्काइल, बेंजाइल और हैलाइड, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है प्योरली सिंगल बॉन्ड होता है, और प्योरली सिंगल बॉन्ड है तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन फर्निश हो जाएगा और फिर उसका प्रिसिपिटेट बनेगा। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन, कि बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन में आप कैसे अंतर करोगे। दोनों कलरलेस लिक्विड दिया हुआ है, स्ट्रक्चर देख के हम लोग नहीं बताएंगे कि यहाँ बेंजीन CH2 और यहाँ बेंजीन है, ये तो बोर्ड पे लिखा हुआ, इसलिए प्रैक्टिकल में जब आपको वहां दिया जाएगा तब तो केमिकल दिया जाएगा ना दो बीकर में, और दोनों बीकर में जो दो केमिकल है दोनों कलरलेस लिक्विड है, देखने से तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या है। तो उस केस में क्या करना होगा कि दोनों में जो है सो आप KOH मिलाओ, HNO3 का डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलाओ, फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाओ, और इतना मिलाने के बाद देखो कि प्रिसिपिटेट बन रहा है या नहीं। यदि प्रिसिपिटेट बना तो वह बेंजाइल क्लोराइड, अगर बर्तन में नीचे प्रिसिपिटेट नहीं बन रहा है तो वह क्या है क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से ऑर्गेनिक हैलाइड का टाइप को जो हम लोग इससे अलग अलग कर सकते हैं। अब मान लो कि यहां से मिल गया कि वह बेंजाइल हैलाइड है, अब बेंजाइल हैलाइड में यहाँ क्लोरीन है,
कि ब्रोमीन है कि आयोडीन है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? मतलब पर्टिकुलर हैलोजन का आइडेंटिफिकेशन कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसमें से कौन सा हैलोजन एटम पता है, इस स्टेट से तो आपको जो है यहाँ पता चलेगा इस अल्काइल ग्रुप के बारे में, जो इधर ग्रुप लगा हुआ है कि अल्काइल है, बेंजाइल है, एराइल है या फिर विनाइल है। हैलोजन कैसा है वह इस टेस्ट से पता नहीं चलेगा, उसके लिए दूसरा टेस्ट करना होगा आपको, जिसको हम बोलते हैं लेसेंस टेस्ट। लेसेंस नाम है, तो लेसेंस टेस्ट में क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हैलोजन का आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इसके लिए लेसेंस सॉल्यूशन बनाया जाता है। लेसेंस सॉल्यूशन को हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या होता है, देखो लेबोरेटरी में जाओगे ना तो एक फ्यूजन ट्यूब रहता है, ऐसे कैप के समान जो है व्हाइट शीशा का ट्यूब रहता है। तो क्या किया जाता है कि इस फ्यूजन ट्यूब में जो है आप सोडियम मेटल लो, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लो, और इस सोडियम जो ट्यूब है फ्यूजन ट्यूब, इसको रेड हॉट तक गर्म किया जाता है, पूरा लाल होने तक जो है इसको गर्म करना है। जब रेड हॉट हो जाएगा उसके बाद जो है इसको पानी में डुबा दो, पानी में डुबा करके उसमें उसको ग्राइंड कर दो, और ग्राइंड करने के बाद पूरा उसको चूर लेने के बाद उसका फिल्टर कर दिया जाता है। तो जब फिल्टर करोगे तो सॉलिड वाला पार्ट तो छन जाएगा और नीचे फिर उसका लिक्विड वाला पार्ट जो फिल्टरेट है वो बच जाएगा। तो जो फिल्टरेट आया ना उसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। वही लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सोडियम मेटल आर टेकन इन अ फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब मतलब कि हीट करने के बाद फ्यूज करता है, फ्यूजन ट्यूब, एंड हीटेड टू रेड हॉट। फ्यूजन ट्यूब में लेने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम मेटल को उसको लाल गर्म होने तक एकदम हीट करते ही रहना है। देन इट इज ग्राइंड, उसके बाद उसको चूर देना है वाटर में एंड फिल्टर करने के बाद जो फिल्टरेट मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट। मतलब इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट रहता है। उसके बाद फिर इसमें वही करो, डाइल्यूट HNO3 और सिल्वर नाइट्रेट मिला दो। इतना मिलाने के बाद यदि व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता हो, मतलब नीचे बर्तन में व्हाइट कलर का कोई पार्टिकल बैठ रहा हो और वह पार्टिकल अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो, क्या बताया कि जो प्रिसिपिटेट बना हो तो ठीक है, फिर उस प्रिसिपिटेट को NH4 को इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके देखना है। यदि वह इसमें सॉल्युबल है, डिसॉल्व कर जाता हो, इसका मतलब वह कंपाउंड क्लोराइड है, मतलब उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। सेकेंड केस कि यदि लाइट येलो प्रिसिपिटेट मिले, मतलब ऐसा व्हाइट नहीं येलो प्रिसिपिटेट मिले और NH4OH का सॉल्यूशन में स्लाइटली सॉल्युबल हो, मतलब बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर पा रहा हो, इसका मतलब उस कंपाउंड में ब्रोमीन है, मतलब वह ब्रोमाइड की कैटेगरी का है। और लास्टली कि डार्क येलो प्रिसिपिटेट मिले, एकदम पूरा पीला प्रिसिपिटेट मिले और वह NH4OH का सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल हो, उसमें घुले ही नहीं, तब वो आयोडाइड को इंडिकेट करेगा, मतलब उसमें आयोडीन। फ्लोरीन का टेस्ट नहीं करते हम लोग, रीजन की फ्लोरीन का कंपाउंड बहुत ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेसेंस टेस्ट, एग्जाम में आएगा कि आप कैसे अंतर करोगे क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन में, ऐसा ब्रोमोमीथेन में अंतर पूछेगा दोनों में। तो याद रहे कि ऑर्गेनिक में जब भी अंतर पूछे ना तो स्ट्रक्चर के आधार पर वो नहीं बताते हैं कि इसमें ब्रोमीन है इसमें क्लोरीन है, इसका केमिकल टेस्ट लिखना होगा। तो आपको लिखना होगा कि क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय लेसेंस टेस्ट, और इस पूरे टेस्ट को डिस्क्राइब करना होगा कि दोनों केमिकल को लेकर के सोडियम एक्सट्रैक्ट का सॉल्यूशन मिलाएंगे, और मिलाने के बाद एक में जो है व्हाइट प्रिसिपिटेट आएगा जो कि NH4OH में पूरी तरह से सॉल्युबल होगा, तो वह बताएगा क्लोरीन को, मतलब क्लोरोमीथेन को, और दूसरा जो प्रिसिपिटेट आएगा लाइट येलो PPT आएगा जो कि NH4OH में पार्टली सॉल्युबल होगा, स्लाइटली सॉल्युबल होगा, तो वह बताएगा ब्रोमोमीथेन को, मतलब ब्रोमाइड। तो इस तरह से केमिकल टेस्ट हर एक चैप्टर में है, एग्जामिनेशन में आते ही हैं। मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एकेडमिक एग्जाम में बहुत कम चांसेस होता है ऐसे क्वेश्चन का, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% श्योरिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से जो यह यूनिट था ना, यूनिट 10 हेलो अल्केन और हेलो एरीन, इसको पूरी तरह से हम लोगों ने समाप्त किया। हेलो अल्केन, फिर हेलोरीन, फिर पॉलीहेलोजन कंपाउंड, और लास्ट में इसका डिस्टिंक्शन। अब आगे हम लोग जो है कुछ कन्वर्जन्स करेंगे इस चैप्टर से, और एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्लास 12 का इस यूनिट का, उसको जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस पूरे चैप्टर को जो है कंसीडर करो, वीडियोस को देखो, नोट्स को करो और उससे बढ़िया से समझो। उसके बाद फिर इसका एक्सरसाइज हम लोग करेंगे आगे से, तो समझ में आएगा। धन्यवाद।